लगभग 12:30 बजे पीएम वर्चुअली बातचीत करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी आम लोगों को भी संबोधित करेंगे। इसमें सांसद होंगे, विधायक भी होंगे। इन तमाम कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। तो आज का दिन बेहद खास है। बिल्कुल, तो देखिए आज पीएम मोदी विकसित भारत के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। आज दोपहर 12:30 बजे पीएम वर्चुअली बातचीत करेंगे। पीएम मोदी आम लोगों को भी संबोधित करेंगे। सांसद और विधायक भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो वर्चुअली माध्यम से आम लोगों को संबोधित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। और विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसकी शुरुआत बीजेपी ने की है, उसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य हर एक व्यक्ति तक, यानी प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी जानकारी इकट्ठा करना है। सरकार की ओर से कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिनके बारे में कई लोगों को मालूम है, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जिन्हें उन योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हीं लोगों तक, गांव-गांव तक, शहर-शहर तक जो पीएम मोदी का ये विकास रथ है, ये पहुंच रहा है। और पहुंचने के साथ ही लोगों को हर एक परियोजना के बारे में जानकारी दी जा रही है कि आखिर वो उससे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए 15 नवंबर को लॉन्च होने के बाद से, यानी कि पिछले साल जब 15 नवंबर को ये विकसित भारत को लॉन्च किया गया था, ऐसा 5वीं मर्तबा होगा जब पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। यानी कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, वो योजनाएं किस तरीके से काम कर रही हैं, आगे कैसे क्रियान्वयन करना होगा, इन तमाम मसलों पर बातचीत की जाएगी। चलिए, बड़ी बात ये भी देख लीजिए, इसमें तमाम सांसद भी मौजूद होंगे, तमाम विधायक भी मौजूद होंगे। उन लोगों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो तमाम लोग जुड़ेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम ग्लोबल लीडर के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पीएम ग्लोबल कॉरपोरेशन के सीईओ के साथ करेंगे बैठक। तो वहीं पीएम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। 9 जनवरी को पीएम गांधीनगर के महात्मा मंदिर जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम मोदी 9 जनवरी को 10वें यानी कि 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान गुजरात में रिकॉर्ड निवेश पर दस्तखत होने की उम्मीद भी है। ये सम्मेलन राजधानी गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी को महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होना है। पीएम मोदी महात्मा मंदिर के पास हेलीपैड ग्राउंड में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ आपको बता दें, पीएम मोदी ग्लोबल लीडर के साथ ही द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम ग्लोबल कॉरपोरेशन के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। इसके लिए गुजरात सरकार पुरजोर तैयारियों में जुटी हुई है। पीएम के दौरे के मद्देनजर गुजरात में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आज का दिन बेहद खास है। देखिए, ग्लोबल लीडर के साथ द्विपक्षीय वार्ता तो होनी है। कई ऐसे मसलों पर भी, यूं कहें कि तमाम सौदों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे जो कि गुजरात को और विकसित करें। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से ब्रिटेन का दौरा होने वाला है। 2 दिन के दौरे में यूके के रक्षा सचिव से बातचीत होगी। पीएम ऋषि सुनक इसमें भी मुलाकात कर सकते हैं, यानी कि उनकी मुलाकात राजनाथ सिंह से हो सकती है। राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल डेलीगेशन भी रहेगा। डीआरडीओ की सेवा मुख्यालय के सीनियर अधिकारी भी उनके साथ मौजूद होंगे। बिल्कुल, तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन रवाना होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रक्षा मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा, जिसमें डीआरडीओ, रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग से जुड़े सीनियर अधिकारी शामिल होंगे। राजनाथ सिंह ब्रिटेन के रक्षा सचिव ग्रांट शॉप्स के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उनसे रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के व्यापक मसलों पर चर्चा होने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की भी जानकारी है। राजनाथ सिंह ब्रिटेन के रक्षा उद्योग के सीईओ के साथ बातचीत करेंगे और वहां भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। देखिए, पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात की जा सकती है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनाथ सिंह के साथ उनका हाई लेवल डेलीगेशन भी मौजूद होगा। डीआरडीओ के सेवा मुख्यालय के सीनियर अधिकारी भी राजनाथ सिंह के साथ मौजूद होंगे।
तो वहीं देखिए बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की सरकार 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में। आवामी लीग 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेगी शेख हसीना। विपक्ष ने किया था चुनाव का बायकॉट। बांग्लादेश में एक बार फिर से शेख हसीना प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। वहीं रविवार को हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी आवामी लीग ने 300 में से 2/3 सीट जीत ली है। शेख हसीना 5वीं मर्तबा प्रधानमंत्री बनेगी। वह 2009 से ही प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले आपको बता दें 1991 से लेकर 1996 तक भी शेख हसीना प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग 300 संसदीय सीटों में से 200 सीटें जीत चुकी है। बाकी सीटों पर अभी भी काउंटिंग चल रही है, जिस वजह से अभी तक नतीजों का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। शेख हसीना अपने संसदीय सीट गोपालगंज 3 से भारी अंतर से जीती है। आपको बता दें उनको 2,49,996 वोट मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी निजामुद्दीन लश्कर को महज 489 वोट ही हासिल हुए। गोपालगंज 3 से शेख हसीना को 1986 से अब तक 5वीं बार चुनाव में जीत चुकी हैं। देखिए लाखों का अंतर यहाँ पर समझ में आ रहा है, और इसी के साथ साथ ये बहुत बड़ी बात है कि शेख हसीना लगातार प्रधानमंत्री सीट पर बनी हुई हैं। 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेगी शेख हसीना। एक बार फिर से शेख हसीना की सरकार। इधर कैबिनेट से सस्पेंड मालदीव की महिला मंत्री मरियम शिवोना ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी, और 2 डेप्यूटी मिनिस्टर्स को भी इस बीच सस्पेंड किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाली मालदीव की महिला मंत्री मरियम शिवोना को कैबिनेट ने सस्पेंड कर दिया है। और शिवोना के अलावा 2 और डिप्टी मिनिस्टर्स मालशा और हसन जिहान को भी सस्पेंड किया गया। मालदीव की महिला मंत्री मरियम शिवोना ने पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मुद्दे को भारत सरकार ने मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू सरकार के सामने उठाया। मामले में भारतीय उच्चायुक्त ने मंत्री की बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। भारत की आपत्ति के बाद मालदीव सरकार के बयान जारी कर कहा है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। मंत्री की टिप्पणी मालदीव सरकार के विचार नहीं हो सकते। आपको बता दें कि मंत्री मरियम शिवोना ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। वहीं नेता जाहिद रमीज ने लिखा था कि भारत सर्विस के मामले में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। तो वहीं मरियम यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट की डिप्टी मिनिस्टर थी। दरअसल इन नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इनमें भारत की टूरिज्म सेक्टर में फैसिलिटीज को लेकर भी कमेंट किया गया था, जिसको लेकर उन्हें सस्पेंड किया गया। इस बीच आपको बता दें पीएम मोदी पर टिप्पणी का मालदीव में विरोध भी हुआ। मरियम शिवोना के खिलाफ मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद ने इसका विरोध किया था। भारत मालदीव का हमेशा से अच्छा दोस्त है। बयान से सुरक्षा संबंधी को खतरा हो सकता है। तो पीएम मोदी और भारत पर आपत्तिजनक बयान के बाद भी मालदीव भी मरियम के खिलाफ विरोध में अब सुर से सुर मिलाता नजर आया। तो वहीं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिही ने सोशल मीडिया पर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इससे मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि खतरे में पड़ सकती है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि मैं सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के अधिकारियों के भारत के खिलाफ घृणास्पद भाषण के इस्तेमाल की निंदा करता हूँ। भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है, और इस तरह की बेबुनियादी टिप्पणियों से दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे सरकार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल आपको बता दें भारत और मालदीव हमेशा से अच्छा दोस्त रहा है, और इसी के मद्देनजर ये कड़ा कदम उठाया गया है अपने ही नेताओं के खिलाफ। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने बयान की निंदा की है। हिंदुस्तान से मेरे बेहतर संबंध रहे हैं। अहमद
अदीब ने कहा है। वहीं भारत के कई बॉलीवुड एक्टर मालदीव आते थे। तो बॉलीवुड अभिनेताओं ने मालदीव की मदद भी की है, तमाम बातें कहते नजर आए। मालदीव की मंत्री मरियम की गई जो टिप्पणी थी उस मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने निंदा भी की। मेरे हिंदुस्तान से बेहतर संबंध रहे। भारत के कई बॉलीवुड एक्टर मालदीव आते हैं, वे हमारे साथ जुड़े हैं और मालदीव को बेहतर स्थिति में पहुंचाने में हमारी मदद की है। जहां अभी मालदीव है, ये बहुत दुखद है कि हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं। इतना ही नहीं, कोविड के बाद भारतीय पर्यटक मालदीव आओ, जिससे यहाँ का पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित हो पाया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए, सभी उन तमाम बयानों की निंदा करते नजर आए हैं। And I think this is a very sad incident, which should not happen actually, because when you are in a elected position, you should not engage as an activist. So you have to be more responsible. और इस मामले पर मालदीव सरकार को गलती का एहसास भी हो गया है। मालदीव सरकार अब बैकफुट पर है। इधर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बड़े ही सधे हुए शब्दों में मालदीव पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा, भारत में लक्षद्वीप बेहद रमणीय टूरिस्ट प्लेस है। भारत के पास दिल भी है और दर्शनीय स्थान भी, लेकिन लोगों को जरूरत है भारत को समझने की। बिल्कुल, तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मीनाक्षी लेखी ने साफ तौर पर कहा है कि भारत के पास हर वो चीज़ है जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है, और ऐसे में अगर कोई इस पर सवाल खड़े करता है तो इसे समझने की ज़रूरत है। देखिए, मीनाक्षी लेखी ने अपनी बात कहते हुए तमाम बातें कहा कि देखिए, रमणीय स्थल है, समझने की ज़रूरत है। इस तरह की टीका टिप्पणी से बचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारत के साथ मालदीव के संबंध हमेशा से बहुत बेहतर रहे हैं। तो मरियम शूना की टिप्पणी से न सिर्फ भारत आहत हुआ, बल्कि देखिए, मरियम को उनके देश का भी साथ नहीं मिला। बिल्कुल, और मरियम को सस्पेंड भी कर दिया गया और उनके साथ 2 डिप्टी मजिस्ट्रेट को भी सस्पेंड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कुछ तस्वीरें अपनी साझा की थी, और वो तस्वीरें अभी भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर टिप्पणी कसी गई थी, जिसको लेकर न केवल उन पर कार्रवाई की गई, न केवल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, बल्कि ये भी कहा गया कि भारत और लक्षद्वीप की दोस्ती बेहतर है और इसे कोई खराब नहीं कर सकता। तो वहीं रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज है। 22 जनवरी को मंदिर उद्घाटन के साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। 16 जनवरी से ही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। तो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर हमारे सहयोगी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय से खास बातचीत की। जानिए उसके अंश। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय हमारे साथ मौजूद हैं। चंपत जी, आपने, अगर हम अयोध्या में बन रहे विशाल मंदिर की बात कर लें, नींव रखने से लेकर अद्भुत निर्माण जो हो रहा है, ये पूरा प्रारूप आपने देखा है। दिव्य, अलौकिक, अद्भुत ये राम मंदिर किस तरह से 22 जनवरी को जनता को देखने को मिलेगा? 22 जनवरी को जनता दूरदर्शन और ANI के माध्यम से अपने टेलीविज़न के किसी भी चैनल से अयोध्या का आनंद देख सकते हैं। मेरा जनता जनार्दन से निवेदन रहेगा कि अपने गांव, मोहल्ला, कॉलोनी के मंदिर में 22 जनवरी सोमवार को 10 बजे इकट्ठे हो। टेलीविज़न लगाओ, LED स्क्रीन लगाओ, दूरदर्शन ANI के द्वारा किसी भी चैनल से अयोध्या का दर्शन कराओ, भजन कीर्तन करो। दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी होगी, उसको देखो। उसके बाद आरती करो, आप भी आरती करो। जिस देवी देवता का मंदिर है उसी देवी देवता की आरती करो।
प्रसाद बांटो और शाम को 22 जनवरी को सूर्यास्त के बाद अपने घर के बाहरी चौखट पर दीपक जलाओ। हिंदुस्तान के 5 लाख मंदिरों के आसपास रहने वाले 5 करोड़ घरों में मंदिर दीपक जले। अपनी प्रसन्नता दीपक जलाकर व्यक्त करो। अपनी प्रसन्नता दीपक जलाकर व्यक्त करो। भारत एक है, राम सबके हृदयों में निवास करते हैं। इसका दर्शन सारे यूरोप को कराओ, सारे खाड़ी के देशों को कराओ, संपूर्ण संसार को इसका दर्शन कराओ। ये मेरा समाज से हाथ जोड़कर निवेदन है। अपने मंदिरों में मकर संक्रांति 15 जनवरी 14 जनवरी से 22 जनवरी तक सफाई अभियान चलाओ। मंदिर साफ सुथरे हों, स्वच्छ हों, उसमें भजन कीर्तन हो, आरती हो, प्रसाद बटे। ये 22 जनवरी को सारा समाज का काम है करने का, वो करें, ये निवेदन करता हूँ। राम मंदिर के बनाने के लिए एक कहा जा सकता है कि हर किसी में होड़ मची हुई है कि अपनी सहभागिता कैसे दर्ज कराएं। लगातार देश के अलग अलग कोने से हम देख रहे हैं कि लोग अपनी जनभागिता जो है सुनिश्चित करने के लिए कोई इत्र भेज रहा है, कोई मुकुट भेज रहा है, कोई घंटे भेज रहा है। ननिहाल से भी, ससुराल से भी, हर तरफ से राम मंदिर में सहभागिता दिखा रहे हैं भक्तजन। कितना उत्साहित करता है ये देखना। देखो, पहले में मंदिर का निर्माण, इंजीनियरिंग लार्सन टुब्रो कॉन्ट्रैक्टर है, मूलतः मद्रास और बंबई। उनके सलाहकार टाटा, वो बंबई महाराष्ट्र के पूना। 4000 से अधिक मजदूर देश के लगभग सभी राज्यों के। फाउंडेशन की चट्टान तैयार करने के लिए गिट्टी, पत्थर की राख, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई है। थर्मल पावर स्टेशन की राख, ये उत्तर प्रदेश से आई है। सीमेंट बहुत थोड़ी मात्रा में पड़ा है, वो किसी अन्य प्रांत से आया है। और उसमें ग्रेनाइट लगा है, वो तेलंगाना और कर्नाटक से आया है। उसमें बलुआ पत्थर हल्के गुलाबी रंग का लगा है, वो राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर गांव की पहाड़ियों का है। पत्थर की नक्काशी करने वाले लोग राजस्थान के सिरोही जिले के और गुजरात के हैं। उसमें मकराना का सफेद मार्बल है, वो राजस्थान का है, वो उत्तम कोटि का मार्बल है। इसके अंदर पत्थरों में मूर्तियां बनाने का काम उड़ीसा के कारीगर कर रहे हैं। मंदिर में कुछ दरवाजे हैं लकड़ी के, वो लकड़ी महाराष्ट्र के वल्लार शाह की है। और उसकी नक्काशी करने वाले कारीगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के हैं। यहाँ सारा देश उपस्थित है, सारा भारत उपस्थित है। तो ये इंजीनियरिंग ने हिंदुस्तान को जोड़ दिया है। यहाँ का इंजीनियरिंग ग्रुप आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर कोई बंगाल के हैं, कोई आंध्र के हैं। आईआईटी कर्नाटक के डायरेक्टर वो कर्नाटक के हैं। एनआईटी सूरत के डायरेक्टर वो पंजाब के हैं, मिस्टर गांधी। आईआईटी चेन्नई के प्रोफेसर मनुसंथानम, आईआईटी मुंबई बैनर्जी, हैदराबाद की भारत सरकार की संस्था नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट, चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर हम फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।